हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द बे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग फॉरेन जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन जजमेंट, हम उस जजमेंट को कहते हैं जिसे फॉरेन कोर्ट पास करती है। अब किस कोर्ट को फॉरेन कोर्ट कहेंगे, इसका क्या क्राइटेरिया? देखो, इसके लिए दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। पहला ये कि वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, और दूसरा ये भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो उस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया हो, ना ही तो उस कोर्ट को चला रही हो। ठीक है, इस कोड को हम लोग फॉरेन कोड बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, सेक्शन में एंड लिखा है। अब हमें फॉरेन जजमेंट को इंडिया में इन्फोर्स कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हम लोग फॉरेन जजमेंट सीपीसी में इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हम उस जजमेंट को जो है इंडिया में इन्फोर्स करा सके। मेन मकसद यही है फॉरेन जजमेंट पढ़ने का। तो हम इन्फोर्स क्यों करा रहे हैं इंडिया में? अगर आपको आइडिया तो हो गई थोड़ा सा, लेकिन जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, राइट? कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। अब हम मैं ऐसा नहीं कह सकती कि जितने इंडियंस है वो सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड है। तो ऐसे में अगर एक कोई जजमेंट जैसे एक फॉरेन कोर्ट पास करती है, मतलब बाहर की कंट्री पास करती है, और वो इंडिया में मतलब इन्फोर्स नहीं हो पा रही, या फिर किसी भी कंट्री में अगर वो इन्फोर्स नहीं हो पा रही, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रॉन्ग डूअर बच जाएगा, पार्टीज को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली ये जो इंटरनेशनल लॉ है, कंट्री के जो लोकल लॉज है, वो सब किस लिए हैं? लोगों को, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए, ना कि लोगों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करने के लिए, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक है क्या। वैसे बहुत ही बोरिंग सा लगता है जब हम इसके बारे में सुनते हैं। इस फॉरेन जजमेंट को यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट इस वजह से नहीं कराया जाता कि मतलब है कि लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है कि नहीं नहीं, ये तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है कि हमें जो है इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से नहीं कि एक हमारे पर ऑब्लिगेशन आ गए, नहीं। इट इज़ फॉर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, जो कि अल्टीमेटली लॉ का पर्पस है, राइट? इस वजह से नहीं कि अगर हम एक हमारी कोई इंटरनेशनल पोजीशन है तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंडिया में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के जजमेंट या डिक्री एनफोर्स करी जाएगी जिससे अग्रीमेंट है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली भी एनफोर्स किया जा सकता है। एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं नहीं, अगर एग्रीमेंट हो रखा है इन दो कंट्रीज़ के बीच में तो ही इधर जो है जजमेंट एनफोर्स होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फॉरेन जजमेंट की ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इसके डिटेल को जानना ज़रूरी की है। ये जानना इस वजह से ज़रूरी है ना, क्योंकि रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल की वजह से। मतलब ऐसा होगा कि मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, मान लो कोई इंडियन पार्टी है, वो क्या होता है कि इंडियन मतलब सिटीजन है, वो फॉरेन में क्या होता है कि वो डिक्री ले आते हैं, फॉरेन कोर्ट का किसी डिक्री ले आते हैं। अब क्या करते हैं, जिस पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट आ गया, मतलब इसके फेवर में नहीं है, ठीक है, जजमेंट लेटर जिसे बोलते हैं, अब वो क्या करेगा, सोचेगा कि चलो मैं इंडिया में आया हूँ, दोबारा से क्या कहते हैं कि केस फाइल करता हूँ, इस बार मतलब थोड़ा इस ग्राउंड पे मतलब जो है अपना केस थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, और इंडिया में जहाँ तक चांसेस है मैं केस जीत जाऊँगा, मेरे फेवर में होगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, तो अब जो पार्टी है जिसके फेवर में जजमेंट आया, जो कि डिक्री होल्डर, उसके साथ तो गलत होगा, राइट? तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि फॉरेन जजमेंट है क्या। फॉरेन जजमेंट को कब हम लोग कंक्लूसिव मानेंगे, और जब हमें पता चल जाएगा हम उसे कंक्लूसिव मानेंगे, तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगा देंगे कि ये केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या कहेगी कि ये ऑलरेडी आपका जो केस है डिसाइड हो चुका है, दोबारा से उस पर किसी तरीके का जो है ट्रायल नहीं शुरू होगा। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लग जाता है। रेस जुडिकेटा पढ़ना है तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, अब पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझेंगे, सुनेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। फॉरेन जजमेंट पढ़ना है ना, तो मैं आपको 3 सेक्शन रिकमेंड करूँगी। जैसे आप देखना सेक्शन 13, सेक्शन 14 और हमारा जो है सेक्शन 44। देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 का ना थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है। सेक्शन 13 ये बताता है कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं है। अब सबसे पहले ये समझो कंक्लूसिव मतलब क्या होता है। कंक्लूसिव मतलब ये होता है ना कि जो जजमेंट है वो फाइनल हो चुका है, मतलब उसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि
हम अपोजिट पार्टी को कोई चांस नहीं दे सकते दोबारा से कि वो एविडेंस वगैरह दिखा के जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है उसे डिसप्रूव करे। अब जो डिसाइड हो गया है, सील लग गया है, फाइनल हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब एविडेंस की बात है, बट आई एम टेलिंग इन शॉर्ट। फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी कराया जा सकता है जब वो कंक्लूसिव है। अगर कोई फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है तब तो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे जितने भी प्रोविजंस वगैरह है ये सारे उन्हीं फॉरेन जजमेंट के लिए जो कि कंक्लूसिव है। अब जो कंक्लूसिव होगा ही नहीं, जिसे मतलब चेंज किया जा सकता है, उसे यहाँ पे कैसे एनफोर्स कराया जा सकता है? तो उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जजमेंट को कंक्लूसिव तब कहा जाएगा कि जो मैटर है वो डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है। ठीक है, सेम पार्टीज़ के बीच में है। ठीक है, सेम टाइटल है। तो इन्हीं सबको जो है हम कहते हैं कि मतलब ये जो है कंक्लूसिवली मतलब फाइनली डिसाइड हो चुका है। पर इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया ना क्या चीज़ कंक्लूसिव नहीं है, उसके बाद तो सब कंक्लूसिव ही है। तो चलो एक्सेप्शंस देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन में हम लोग कंक्लूसिव नहीं मानते। तो सेक्शन 13 ही है ये। सबसे पहला जो क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन जजमेंट कोई ऐसी कोर्ट पास करती है जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस जजमेंट को पास करने के लिए, तो वो जो जजमेंट होगा कंक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, उस पर जो है रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, उसे इंडिया में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जब मैं बोलूँ ना कि कंक्लूसिव नहीं है, अब मैं लाइन बार बार रिपीट नहीं करूँगी, जब मैं बोलूँ कि कंक्लूसिव नहीं है तो आप ये समझ जाना कि इंडिया में एनफोर्स नहीं हो सकता, ना ही तो उस पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा। ठीक, कंक्लूसिव नहीं है इसका मतलब ये होता है। अब कॉम्पिटेंसी कैसे, किस सेंस में कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं? तो कॉम्पिटेंसी एक तो इंटरनेशनल सेंस में भी होनी चाहिए, और जिस कंट्री में, जिस स्टेट में वो कोर्ट है उसके हिसाब से भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। जैसे हमारे अपने लॉज है कोर्ट की कॉम्पिटेंसी डिसाइड करने के लिए, है ना, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, है ना, तो पिक्यूनरी, ये सारे तरीके हैं डिसाइड करने के लिए कोर्ट की कॉम्पिटेंसी। तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से वो कोर्ट उस जजमेंट को पास करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसमें एक केस लॉ देखते हैं, गुरदयाल सिंह का केस है। इसमें क्या होता है कि ए जो रहता है बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फरीदकोट में। अब मैं अगर स्टेट का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर डैट, जो मतलब मैंने केस लॉ में पढ़ा मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, खैर इससे कुछ नहीं, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। बी था ना, पहले ए के अंडर काम करता था। ठीक है, अब क्या होता है ना, वो 60,000 रुपये मिसअप्रोप्रिएट कर देता है। 60,000 उस टाइम पे बड़ी वैल्यू थी। अब क्या करता है, मिसअप्रोप्रिएट कर देता है। ए क्या करता है, केस फाइल कर देता है। वहाँ की कोर्ट क्या करती है, अब बी जो है ना, ना तो अब वो फरीदकोट में रहता है, ठीक है, ना उस उधर उसका डोमिसाइल है, ना उसका रेसिडेंट है, कुछ भी नहीं, मतलब बी का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, ए जो रहता है फरीदकोट के कोर्ट में फाइल कर देता है केस को, और जो कोर्ट रहती है वो क्या करती है, एक्स पार्टी डिक्री भी दे देती है। तो कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज फरीदकोट में एम्बेजलमेंट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि फरीदकोट की जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन आ जाती है। अगर बी जो है उस टाइम फरीदकोट में रह रहा होता जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ होता तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी, लेकिन बी वहाँ पे है ही नहीं, ना डोमिसाइल है, ना रेसिडेंस है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो है कोर्ट यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है जजमेंट पास करने के लिए। क्लियर? अब दूसरा क्या है, फॉरेन जजमेंट नॉट ऑन मेरिट्स। अगर कोई जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने पास करी है मेरिट्स के बेसिस पे नहीं पास करी है तो हम उसे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, मेरिट्स पे पास करने का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी को इक्वल मौका देती है कोर्ट कि अपनी बातें जो है कोर्ट के सामने रख सके, और कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो सही है या गलत है वो डिसाइड करे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि मेरिट्स के बेसिस पे पास हुआ है। इसका बेसिकली जो टेस्ट है वो टेस्ट ये है कि जो है जो जजमेंट है उसे सिर्फ ऐसे ही पास कर दिया गया है या फिर कंसिडर किया गया है ट्रुथ और फॉल्स को। ठीक है, ये बस समझाने के लिए। तो मेरिट्स मतलब क्लियर हो गया होगा, मतलब ऐसे ही नहीं कि बस मतलब जजमेंट देना है तो दे दिया, मतलब एक ही पार्टी आई तो चलो हो गया जजमेंट, तुम ही हो ना, ठीक है, दूसरी पार्टी से लेना देना नहीं, बस एक ही पार्टी आई सुनी उसकी बात और जजमेंट दे दी, ये नहीं अलाउड। ठीक है, तो दोनों पार्टी को इक्वल मौका दिया जाएगा सुनने का। ठीक है, अगर नहीं दिया जाता तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। कंक्लूसिव नहीं होगा तो क्या मतलब,
इंडिया में इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ, ठीक है। अगर जो जजमेंट पास किया है वो किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है या फिर इंडियन लॉ को वायलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, कंक्लूसिव होगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, इंग्लैंड में क्या हुआ कि एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया, और सूट किसके ऊपर था, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कि इंडिया में बना था, ठीक है। अब क्या हुआ, इंग्लिश कोर्ट क्या करती है, इंग्लिश लॉ लगा देती है, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे क्या हुआ, वायलेशन हुआ ना रूल का, बिल्कुल। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है वो उस कंट्री के लॉ से गवर्न होती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो अगर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बना था तो इंडिया का कानून लगना चाहिए ना, इंग्लिश लॉ थोड़ी लगेगा। तो ये जजमेंट कंक्लूसिव नहीं था। अगला है, अगर मान लो कोई फॉरेन जजमेंट कोर्ट पास करती है, ठीक है, और वो जो फॉरेन जजमेंट है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्लाई नहीं करता। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, जैसे रूल अगेंस्ट बायस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, बहुत सारे हैं, इसे डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा रखा है। तो अगर मान लो कोई जजमेंट है, ठीक है, फॉरेन कोर्ट क्या करती है, दूसरी पार्टी को बिना सुने ही पास कर देगी, ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, राइट। या फिर क्या करेगी, जो कोर्ट है वो बायस्ड होकर डिसीजन देगी, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ, तो उसे तो कहीं पे भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, मतलब नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करना ही करना है। फिर अगला है कि अगर मान लो कोई जजमेंट फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन हुआ हो। फ्रॉड क्या मतलब, किसी पार्टी ने क्या किया कि जो कोर्ट को है झूठ बातें बोल दी हैं, ठीक है, और जो जजमेंट है पास करवा लिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्लीज़ आप फ्रॉड और मिस्टेक में कंफ्यूज मत हो ना, अक्सर फ्रॉड और मिस्टेक में कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टेक का कंक्लूसिवनेस से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिस्टेक तो मतलब अनजाने में हो गई, मतलब ठीक है, मतलब कोई चाल नहीं चल रहा, लेकिन फ्रॉड में तो पार्टी जो है चाल चल रही है अपनी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे केस में सत्या वर्सेस तेजा सिंह, इसमें क्या होता है, हस्बैंड जो रहता है अपने वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की डिग्री ले लेता है अमेरिकन कोर्ट से, ये दिखा के कि मैं जो हूँ अमेरिका में डोमिसाइल्ड हूँ। ये झूठ झूठ दिखा देता है कोर्ट को, और कोर्ट को लगता है कि हाँ हमारे जुरिस्डिक्शन है और हम लोग डिवोर्स की डिग्री पास कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका तो डोमिसाइल था ही नहीं अमेरिका का। तो क्या हुआ, फ्रॉड किया उसने, फ्रॉड किया, तो इस जजमेंट को इंडिया में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगला है, जो फॉरेन जजमेंट इंडियन लॉ को ब्रीच कर रहा हो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। जैसे कोई भी मैटर जो कि फॉरेन कोर्ट ने पास कर दिया, ठीक है, इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो इंडियन लॉ के हिसाब से कोर्ट देखेगी, ठीक है, कि मतलब उसके हिसाब से उसके कॉन्सोनेंस में है या नहीं है। जैसे सपोज कोई डेट के लिए कोई पार्टी क्लेम करने आई, ठीक है, अब डेट के लिए क्लेम करने आती है पार्टी, इंडियन मतलब डिग्री लेकर आ चुकी है फॉरेन कोर्ट से, लेकिन हम मतलब जो इंडियन कोर्ट है वो देखती है कि अरे इस पे तो जो है ये तो टाइम बार डेप्ट हो चुका है, इस पे तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो एनफोर्स नहीं करेगी, ठीक है। समझ आया मैंने क्या एग्जांपल दिया, नहीं समझ आया तो चलो एक और देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक केस है ये, ठीक है, नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। इसमें क्या हुआ कि फॉरेन कोर्ट ने क्या किया कि डिवोर्स की डिग्री पास कर दी, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से वो मैरिज इनडिसोल्यूबल थी, तो वो जो है कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। आते हैं सेक्शन 14 पे, यहाँ पे देखते हैं कि फॉरेन जजमेंट को लेके कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है। प्रिजम्पशन मतलब प्री अज्यूम, ठीक है, कोर्ट ये मानकर चलती है, मतलब जो पार्टी ये ला रही है ना उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर इसे डिसप्रूव करना है या बताना कि नहीं नहीं ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी के ऊपर है, उस पार्टी के ऊपर नहीं है जो कि इस चीज़ को लेकर आ रही है, ठीक है। तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो और वो सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट का, तो ऐसा माना जाएगा कि उस जजमेंट को उस कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन थी। अगर कुछ कॉन्ट्ररी नहीं दिखता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मान दिया तो यही है, ऐसे नहीं। अगर अपोजिट पार्टी प्रूफ करना चाहे, अपोजिट पार्टी कहना चाहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है मतलब जो है सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, फ्रॉड के थ्रू लिया गया, तो अपोजिट पार्टी का पूरा मौका है प्रूफ कर सकती है। लेकिन कोर्ट पहले से ये मान के चलती है कि ये उस कोर्ट ने पास किया है, और कोर्ट विच इज हैविंग द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है।
ये मान के चलती है। उसके बाद जैसे अगर आप क्या करो कि मतलब फोटोस्टेट कॉपी डिग्री की दिखा दो कि फॉरेन कोर्ट से आप अपनी जो आपको डिग्री मिले उसको फोटोस्टेट कॉपी दिखा दो, तो क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसे आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिस भी कंट्री का आप फॉरेन जजमेंट लेकर आ रहे हो। अब आपको फॉरेन जजमेंट का मतलब इफेक्ट समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट है। हम लोग ये मानेंगे कि जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव है, ठीक है, जो भी मैटर मतलब पार्टीज के बीच में डिसाइड हो उस मैटर को लेकर वो कंक्लूसिव है। रेस जुडिकेटा लग जाएगा उसके ऊपर अगर दोबारा से सूट को लेकर कोई पार्टी कोर्ट में आती है, या और जो है कोर्ट इसे मतलब जो है कंक्लूसिव मानेगी, कोर्ट ये मानेगी कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही उस जुरिस्डिक्शन मतलब उस जजमेंट को प्रोनाउंस किया है। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी को लगता है कि वो जो कोर्ट थी उसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप प्रूफ कर सकते हो, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, फिर उसे कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, इंडिया में इन्फोर्स नहीं होगा। अब इस फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स कैसे कराया जाता है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डालूंगी, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 44 आप पढ़ सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो आप मतलब उस फॉरेन जजमेंट पे दोबारा से सूट फाइल करो। ये कैसे काम करता है, आप ऐसे करो कि मतलब जो मैटर है जो आपका फॉरेन कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, आप आओ इंडियन कोर्ट में, ठीक है, सूट फाइल करो उसी मैटर पे। जब सूट डिसाइड होगा तो मतलब आप दिखा देना, मतलब जो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है कि दिखा देना कि ये जो है देखो इस फॉरेन कोर्ट ने कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन थी इस फॉरेन कोर्ट के पास, उसने डिग्री पास करी है, तो ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट क्या होगा, उसे अपनी डिग्री की तरह प्रोनाउंस कर देगी एज इफ जैसे इंडियन कोर्ट ने इस डिग्री को प्रोनाउंस किया। फिर जैसे इंडिया में एग्जीक्यूट होता है वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, सूट इंस्टीट्यूट करोगे, जैसे नॉर्मली बाकी केसेस के साथ होता है, इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट करके आगे जो कहानी चलती सेम वही है। तो इसमें क्या होगा, फॉरेन जजमेंट के मामले में होगा सूट पूरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है अपना वही डॉक्यूमेंट्स दिखा देगी कि ये देखो ये रहा मेरे पास फॉरेन जजमेंट जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। दूसरा तरीका है बाय इंस्टीट्यूटिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अब ये वाला जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग वाली चीज़ है ना, ये सारे मतलब कंट्रीज के पास, सारे फॉरेन जजमेंट के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के पास ये तरीका अवेलेबल है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन होती है, वो तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नोटिफाई करती है कि ये जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, ठीक है। और इसे ऐसे एनफोर्स किया जाएगा उस जजमेंट को एज इफ वो डिग्री है जिसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया है। अब जब क्या कहते हैं एनफोर्समेंट के लिए डाल दो, तो एनफोर्समेंट के दोनों तरीके समझ आ गए, या तो आप सूट फाइल करो या तो आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के थ्रू जाओ। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए सब नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जाएगी। अब लेकिन ऐसे में भी ना, जब आप जा रहे हो एनफोर्समेंट के लिए, जो जजमेंट लेटर रहता है मतलब जिसके अगेंस्ट जो जजमेंट आता है, वो सारे ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है जो कि अभी आपने सेक्शन 13 में पढ़े। मतलब जिन रीज़न की वजह से जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाता वो सारे जजमेंट रेज कर सकता है, कोई भी रोक नहीं है, ठीक है। तो और जो ये एनफोर्समेंट है, लेकिन उन सबसे ऊपर वाली जो रूल ये है कि ये जो एनफोर्समेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तभी एनफोर्स किया जा सकता है अगर आपने जितने भी सेक्शन 13 में ये रूल्स थे उनको सेटिस्फाई किया है, मतलब सेक्शन 13 के हिसाब से कंक्लूसिव होना चाहिए। सो हरे कृष्णा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन प्यारी प्यारी आँखों को एक बार बेहरक पे भी डाल लेना, सेक्शन 13, 14 और 44 है देख लेना। तो किसी भी तरीके का डाउट हो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा।